आप सबको पता होगा कि भारत का एक एम्बिशियस टारगेट है कि हमें साल 2047 तक डेवलप कंट्री, विकसित भारत बनना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को ही मजबूत होना होगा, तभी जाकर जो है हम डेवलप कंट्री 2047 तक बन सकते हैं। अब एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है इंडिया एट द रेट 2047। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है वो हाई इनकम नेशन बन सकता है 2047 तक। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर्विसेज सेक्टर। अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर से ही आता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये किस तरीके से इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जिससे हम अपनी सर्विसेज सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी डिटेल जो है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है उसको आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इंडिया टू बिकम हाई इनकम नेशन बाय 2047 ऑन बैंक ऑफ सर्विसेज सेक्टर। इस रिपोर्ट का जो नाम है, इस रिपोर्ट का नाम मैंने आपसे बताया इंडिया एट द रेट 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। ये जो रिपोर्ट है बनाई गई है बेन और नैसकॉम के द्वारा, इन दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन से जो है ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत को यदि 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, हाई इनकम नेशन बनना है, तो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक आपका सर्विसेज सेक्टर है जो 60 से 65% कंट्रीब्यूट कर सकता है साल 2047 तक जीडीपी के। एंड फिर मैन्युफैक्चरिंग का भी बताया गया है कि 28 से 30% जो शेयर होगा वो मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है। अगर अभी मैं बात करूं आपसे तो 15-16% ही मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी। एंड अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं तो 50% के अराउंड आपको देखने को मिलता है जीडीपी में। तो ये 15-16 से 32% तक कैसे जाएगा, इसके इनिशिएटिव्स भी बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, तो उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एंड ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो इनिशिएटिव्स सरकार ले रही है या जो इनिशिएटिव्स इस रिपोर्ट में बताया गया, अगर वो सभी इनिशिएटिव्स फुलफिल किए जाएंगे तो ये मान के चलिए कि साल 2047 तक भारत की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन से $35 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें, आज जो प्रेजेंट इकोनॉमी है उसका अराउंड अगर आप समझ लेंगे तो 5 to 6 टाइम्स हो सकता है अगर हम $23 ट्रिलियन पकड़ते हैं तो इट्स अ ह्यूमंगस नंबर। और हम जो है मिडिल इनकम से, आज की डेट में हम मिडिल इनकम इकोनॉमी है, अगर ये अचीव होता है तो हम फिर मिडिल इनकम से हाई इनकम इकोनॉमी जो है वहां जो है हम जा सकते हैं। तो अब एक एक करके हम सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं। अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो अराउंड अप्रॉक्स जो है आपका 54% जो जीडीपी है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आती है, वो सर्विसेज सेक्टर से आती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकड्रॉप दे देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इतनी बूम क्यों है, सर्विसेज सेक्टर की इतनी बूम क्यों है। देखिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इन्वेस्टमेंट्स आए, ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस हुए, ट्रेड रिलेशंस बनाए गए, डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट देशों के साथ जो हमने ट्रेड पैक्ट साइन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हुई और इसका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो आपका सर्विसेज सेक्टर से आया। तो एलपीजी रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट पहलू रहा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर का इतना बूम आया है, जो 54% के अराउंड जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और ये भारत की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जहां पर आईटी है, जहां पर फाइनेंस है। और मैं सर्विसेज सेक्टर की बात अब ये मत समझो कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की। सर्विसेज में आपका फाइनेंस भी आ रहा है, सर्विसेज में आपका हेल्थ केयर भी आ रहा है, सर्विसेज में आपका टेलीकम्युनिकेशन भी आ रहा है। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो सर्विसेज सेक्टर में आ जाती है, ठीक है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है सर्विसेज सेक्टर में आती है। तो ये जो सर्विसेज सेक्टर है इसको ड्रिवन किया जा रहा है आईटी के द्वारा, इसको ड्रिवन किया जा रहा है फाइनेंस के द्वारा, इसको ड्रिवन किया जा रहा है हेल्थ केयर के द्वारा, इसको ड्रिवन किया जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे एक्सपोर्ट भी सर्विसेज सेक्टर में काफी ज्यादा हैं। एंड $300 बिलियन के अराउंड जो हमने एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड किए थे रिसेंट ईयर्स में। एंड ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अभी जो 54% है, ये 54% से या 53-54% है, ये बढ़ के आपका 60% हो सकता है।
अब ये 60% कैसे होगा, कौन कौन से सेगमेंट्स रहेंगे जिनसे ये जो 60% या 60 अबव जो है हमने जो इस रिपोर्ट में बताया वो कैसे होगा। सबसे पहले आपका आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज। मैंने कहा है सर्विसेज सेक्टर को सिर्फ आईटी मत मानिएगा, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं। तो पहला जो सर्विसेज सेक्टर को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा वो है आपका आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज। ऑलरेडी जो है इसमें ग्रोथ है, ऑलरेडी जो है ये बूमिंग सेक्टर है। अगर हम बात करें तो $200 बिलियन प्लस जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपका एआई आ रहा है, जिसमें आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, जिसमें आपका साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। फिर हम बात करेंगे फिनटेक की। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक ये जो आप स्कैनर करते हो ना, स्कैनर से जो पेमेंट करते हो, यही फिनटेक है। फिनटेक मींस फाइनेंस में जब आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हो, दैट इज फिनटेक। जैसे आपका एडटेक है, एजुकेशन में यू इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी, सो इट बिकम्स एडटेक। वैसे ही आपका फाइनेंस में यू इंटीग्रेट विद टेक्नोलॉजी, ये फिनटेक बन जाता है। जैसे आप जो है पेमेंट करते हो, आप जो नेट बैंकिंग करते हो, ठीक है, या आप स्कैन के थ्रू या जैसे भी आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो, आपको फिजिकल कहीं भी नहीं जाना, तो दिस इज फिनटेक। फिनटेक की बात करें तो ये एक बूमिंग सेक्टर है जहां पर 9,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, ठीक है। $100 बिलियन से आपका ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो रहा है। एंड सिर्फ ये 2023 के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो यूपीआई पेमेंट है ये $2 ट्रिलियन जो है क्रॉस कर चुकी है। मुझे अच्छे से याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, एंड उसके बाद ही जो है डिजिटल इकोनॉमी का सिलसिला शुरू हुआ था। एंड तब मोस्टली भारत जो है वो कैश डिपेंडेंट थी, ज्यादातर लोग कैश कैरी करते थे। एंड ये डिबेट भी चली थी कि भारत जैसे देश में जहां पर इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जहां पर इतनी छोटी छोटी शॉप्स हैं, क्या वहां पर डिजिटल पेमेंट आ सकता है। और आज अगर मैं 2025 की बात करता हूं तो कितनी जगह मैं कैश देता हूं और लोग कहते हैं कि सर चेंज नहीं है, आप मुझे ना ऑनलाइन कर दो। और ऐसा नहीं कि मैं कोई हाई फाई मॉल्स की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल आपको नॉर्मल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, नॉर्मल जो अगर आप ऑटो से जा रहे हो, आप कैब से जा रहे हो, वहां पर ये चीज होती है। तो बड़ी तेजी से जो है जो फुटप्रिंट फैला है, बहुत तेज से फैला है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट। एंड उसका नंबर भी आप देख सकते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ है या ड्राइविंग ग्रोथ है सर्विसेज सेक्टर में, वो आपका हेल्थ केयर एंड बायोटेक। इसमें अभी हमको बहुत चीजें अचीव करना बाकी है। व्हेन इट कम्स टू आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज, व्हेन इट कम्स टू फिनटेक, हम अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। हेल्थ केयर और बायोटेक की बात करें तो अभी इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आईटी और फिनटेक के कंपेयर में उस लेवल पर अभी नहीं आया है। यहां पर अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट किया गया इस रिपोर्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है कि ये दो सेक्टर्स तो बूम कर रहे हैं, लेकिन हमें और सेक्टर्स पर भी काम करना होगा। तीसरा सेक्टर है हेल्थ केयर एंड बायोटेक, एंड प्रोजेक्टेड है कि 1 ट्रिलियन, ठीक है, जो सेक्टर, ये जो सेगमेंट है इन सर्विसेज सेक्टर, ये $1 ट्रिलियन पहुंच सकता है 2047 तक। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेलीमेडिसिन और R&D के थ्रू जो है ये सेगमेंट जो है पहुंच सकता है। फिर ई कॉमर्स एंड रिटेल, अगर हम ई कॉमर्स एंड रिटेल की बात करें तो इस रिपोर्ट, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में दी गई है, ठीक है। ये बताया गया कि 1.5 ट्रिलियन जो है ये जो सेगमेंट है आपका पहुंच सकता है 2047 तक। एंड ये कैसे पहुंचेगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू। भाई ई कॉमर्स में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक, जितना मजबूत हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, उतने हम देखेंगे कि हमारे ई कॉमर्स और जो रिटेल सेक्टर है वो भी बड़ी तेजी से बूस्ट कर रहा है। फिर आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें भी अभी बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ये इन प्रोसेस है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि $500 बिलियन जो है, $500 बिलियन जो है ये सेगमेंट पहुंच सकता है 2047 तक। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मिडिल क्लास ग्रोथ, ठीक है। जो मिडिल क्लास है उनकी जो ग्रोथ है, क्योंकि भाई मिडिल क्लास के पास जब पैसा आएगा वही ट्रिप प्लान करेंगे, वो ट्रिप्स प्लान करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है टूरिज्म बूस्ट होगा। एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पर महाकुंभ, अगर आप महाकुंभ गए होंगे, प्रयागराज में जो लगा है, जो चल रहा है, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसी वजह से इतने करोड़ों लोग वहां पर आए, ठीक है। तो टूरिज्म बूस्ट तब होगा, ये $500 बिलियन कैसे पहुंचेगा? मिडिल क्लास का जब ग्रोथ होगा, मिडिल क्लास के पास जब पैसा आएगा वो ट्रिप्स प्लान करेगा, एंड जहां पर भी हमको जाना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी बूस्ट हो सकता है। प्लस टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बताया गया है कि 5G और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये आपका स्मार्ट सिटीज को बूस्ट करेंगे। एंड इससे हम
जो डिजिटल जो आपका डेटा सेंटर है, इसको एक भारत जो है एक डेटा सेंटर हब भी बन सकता है। आज की डेट में डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बोला जाता है, डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है वो दुनिया को डिक्टेट कर सकता है। आप डेटा से समझ सकते हैं कि उस देश की जो जनता है वहां पर क्या कंज्यूम किया जा रहा है, क्या उनकी सोच है, सोसाइटी में क्या बातें चल रही हैं, ये सारी चीजें डेटा से गवर्न की जा सकती हैं। दैट्स वाई डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अगर हम टेलीकॉम और अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे बाय डिप्लॉइंग 5G एंड अदर जो जी टेक्नोलॉजीज है एंड जो AI नेटवर्क्स है, इससे हम अपनी स्मार्ट सिटीज को बूस्ट करेंगे और अल्टीमेटली जो है जो भारत है एक डेटा सेंटर हब बन सकता है। तो इस तरीके से जो सर्विसेज सेक्टर है, ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट होगी तो ये मान के चलिए कि जो अभी 53-54% है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन 60% या उससे ज्यादा पहुंच सकता है साल 2047 तक। अब इस रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट में दो सेगमेंट्स पर फोकस किया गया है, एक सर्विसेज सेक्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इस रिपोर्ट का मानना यह है कि भारत जो है इन दो सेक्टर्स के बदौलत जो है वो मिडिल इनकम से हाई इनकम आ सकता है। देखिए, अगर हम अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 15-16, कभी 15 से कम भी आ जाता है, इसी के अराउंड घूम रहा है। बहुत ज्यादा हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, चाहे मेक इन इंडिया की बात कर लें, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, ये सारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स हैं, ये भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था अभी हम उससे काफी पीछे हैं। तो इस रिपोर्ट का मानना यह है कि अभी जो कंट्रीब्यूशन 15-16% है 2023 का डेटा है, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है 32% तक। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि डबल के अराउंड, ठीक है, डबल के अराउंड जो है कंट्रीब्यूशन हमें लेके जाना होगा व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। कैसे बढ़ेगा ये? जब हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम यानी कि जो सरकार है, जो अथॉरिटीज हैं, वो जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, कहां पर? टेक्नोलॉजी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और वर्कफोर्स पर। इससे क्या होगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 16-17 से 32% तक जा सकती है एंड इस पर काम चल भी रहा है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर लें, ठीक है, हम PLI स्कीम की बात करें, अगर मैं PLI स्कीम की बात करता हूं जिसमें 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है एंड PLI की सक्सेस ही ये है कि आज की डेट में आप देखोगे कि 99% जो स्मार्टफोन्स हैं वो आपको भारत में ही अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें सेमीकंडक्टर पर भी काफी फोकस किया गया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, कई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि 13 सेक्टर में मेजॉरिटी जो फोकस है वो स्मार्टफोन्स और सेमीकंडक्टर पे किया जा रहा है। और भी सेक्टर्स हैं, हमें इक्वली उनको भी उसी तरीके से सपोर्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी? जब तक इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वर्कफोर्स हो, तब तक जो है हम वो अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना होगा। आज की डेट में हमारा जो मेजर फोकस है वो ये है कि कैसे हम AI चिप्स को इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि चैटबॉट की बात हो रही है डीप सी को काउंटर करने के लिए, नहीं, हर एक सेगमेंट में हमारी कोशिश ये है कि हम AI चिप्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करें, इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करें, सो दैट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स मेकिंग में हम एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो AI ड्रिवन चिप डिजाइन हो गया, टचलेस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यदि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, यदि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। और ये बात इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है, इस बार जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ उसमें भी कही गई है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आ रहा है। 2009 से लेकर 2013 तक में अगर आप कंपेयर करोगे, ये जो टाइम फ्रेम रहा है 2009 से लेकर 2013 तक कंपेयर टू 2019 से लेकर 2023 तक में ड्रास्टिक रिड्यूस आए हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। उसके दो कारण हैं, एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ये कहना है, एक तो कोविड आया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक रिसेशन है, वहां पर भी हम फायरिंग देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर उनका ये कहना है कि एक रोड मैप होना चाहिए। जो सरकार है वो प्रॉपर रोड मैप हमें नहीं प्रोवाइड करेगी कि उनका विजन क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सरकार अकेले इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं इन्वेस्ट कर सकती है। और ये बात खुद सरकार ने कहा भी है, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फोकस नहीं करना, हमें सोशल स्कीम्स रन कर रहे हैं, हमें उस पर इन्वेस्ट करनी है, और भी चीजें रहती हैं, ठीक है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सरकार को इन्वेस्ट करना रहता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बढ़ेगा जब मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट PPP मॉडल पे होनी चाहिए, तब जाकर जो है बूस्ट आ सकता है। फिर हमें R&D
R&D पर फोकस करना होगा, R&D पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज की डेट में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, या आपका इन्वेस्ट करते हैं। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 3% एटलीस्ट हमें R&D पर जो है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर जो हमें फोकस करना होगा। तब जाकर जो है हम ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम चाहे ये टचलेस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम चाहे मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम डेटा सेंटर हब बनाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें तभी होंगी जब हमारा R&D मजबूत होगा, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो जाकर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे ना। जब हमें पता ही नहीं है तो हम वहां जाके इंप्लीमेंट क्या करेंगे? तो ये एक और इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमें अपने R&D को मजबूत करना होगा। फिर वर्क फोर्स पर भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वर्क फोर्स बढ़ेगा, एंड उस वर्क फोर्स को चेंजिंग टाइम के साथ हमें स्किल्स भी प्रोवाइड करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2047 तक 200 मिलियन जो है वर्क फोर्स एक्सपेक्टेड है भारत में जुड़ेगा, जो कि उस वक्त दुनिया में लार्जेस्ट होगा। इससे पहले लेकिन 2030 आते आते 50 मिलियन वर्कर जो इनका शॉर्टफॉल भी होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ हम अपने स्किल्स को मैच नहीं कर सकेंगे। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर ये है कि जो बदलाव आ रहे हैं, जो कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसके साथ हमें अपने स्किल्स को भी मैच करना होगा। चाहे हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर लें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, हम मशीन लर्निंग की बात कर लें, और भी जो डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, उनको हमें मैच करना होगा। तब जाकर जो है ये जो 50 मिलियन का ये वर्क फोर्स शॉर्टफॉल आ रहा है, इसे हम कहीं ना कहीं जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? हमें स्टेम एजुकेशन पर जो है फोकस करना होगा, ठीक है, हमें स्टेम यानी कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इस पर फोकस करना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। एजुकेशन के साथ हमें ट्रेनिंग कोलैबोरेशन भी करना होगा। सिर्फ थ्योरी से चीजें नहीं चलने वाली हैं, थ्योरी से चीजें चलने नहीं वाली हैं। वो दिन गए कि आप मगअप करके आप इंडस्ट्री में जाके सर्वाइव कर सकते हो। नो, दोज डेज आर गॉन। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, you have to be well versed with theory, and so as you have to well versed with practical knowledge। वो कैसे होगा? जब स्कूल लेवल पर ही, कॉलेज लेवल पर ही इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होगा, जो रियल में वर्क हो रहा है वो कोलैबोरेट होगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी के साथ चीजों को रिलेट कर सकेंगे। तब जाकर जो है जो स्किल गैप बना हुआ है, जो स्किल गैप बना हुआ है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, या अल्टीमेटली हम इसे खत्म कर सकते हैं। जो डिबेट चलती ना कि डिग्रीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किल की जरूरत नहीं, दोनों की जरूरत है, स्किल भी डिग्री भी। अगर आप किसी एक पर फोकस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, दोनों पर फोकस करना है, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई। भैया देखिए, इंडिया आज की डेट में ग्लोबल लीडर है व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज, व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, जो नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि इट्स अ क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी। भले वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, हॉलीवुड जल के खत्म हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज रियलिटी नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक मिथ है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हम अभी बात करें 2023 में, तो 42% भारत का जो पावर कैपेसिटी है, उसमें टोटल जो पावर इंस्टॉल पावर कैपेसिटी, उसका 42% जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करते हैं। हम चौथे लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया, जिसके तहत 5 मिलियन मेट्रिक टन जो प्रोडक्शन है वो हम हाइड्रोजन से करेंगे। एनुअली जो है हम करेंगे हाइड्रोजन से 2030 का ये हमारा टारगेट है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के टारगेट को भी रखना है, बढ़ाना है। बताया गया इस रिपोर्ट में कि साल 2047 तक ये जो इन्वेस्टमेंट है ये $500 बिलियन तक होनी चाहिए। तब जाकर जो हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है साल 2070 तक में। एंड ये सारी चीजें अगर होंगी तो 70% जो हम अभी आज की डेट में जो हमारा इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, ये 70% हो सकता है टू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2047, जब ये सारी चीजें होंगी। और अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आज की डेट में ईवीज, पहले क्या था, अभी जस्ट नई पॉलिसी चेंज हुई है। पहले ये सीन था कि जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनीज, एग्जांपल के तौर पर टेस्ला, अगर टेस्ला को भारत में एंटर करना है तो टेस्ला की जो ईवीज हैं उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। क्यों लगाई जाती थी? सो दैट जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इनको बचाया जा सके जो बाहर की कंपनीज है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, यह 100 से 15% कर दिया गया है इंपोर्ट ड्यूटी, 2 कंडीशन के साथ। एक कंडीशन यह है कि $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को करनी होगी। सपोज करो अगर टेस्ला को भारत में एंटर करना है, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंटर कराना है भारत में, तो इंपोर्ट ड्यूटी टेस्ला पर 15% लगेगी। 2 कंडीशन पर टेस्ला को $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करने होंगे एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी होगी। तो इससे क्या होगा? अगर ये सारी चीजें होने लग जाएंगी तो इससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक
ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। एंड जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारे पास वो R&D आ जाएगी, तो फिर हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें, हम रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात करें, इन सब पर फोकस करके जो है भारत 2047 तक हाई इनकम नेशन बन सकता है, बेस्ड ऑन या गवर्निंग ऑन सर्विसेज सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये इस पूरे रिपोर्ट का एनालिसिस है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर हो सके कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी हम किस स्टेज पर हैं, हमें अगर 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस वजह से शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।